Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are here to discuss the solution of AITS minor test second held on 6th of July 2025. Let's start our discussion. Start from the first question. A hockey player is moving southward and suddenly turns eastward with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player is. तो क्या करें, देखिए अगर इसका हम लोग एक डायग्राम बना ले पेपर में, ये डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं हम लोग नॉर्थ से साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक हॉकी प्लेयर है जो सडन ये मूव कर रहा है साउथवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऐसा जा रहा है स्पीड वी से, सडनली टर्न्स हो गया यहाँ पे स्पीड वी से ही ईस्ट डायरेक्शन में. अगर हम लोग यहाँ पे चेंज इन स्पीड की बात करें यानी वेलोसिटी की बात कर ले वेक्टर फॉर्म में लिखने की वजह से, तो v1 इक्वल टू क्या इसको लिख सकते हैं, v1 इक्वल टू v टाइम्स ऑफ माइनस जे कैप. v2 की बात करें तो v2 विल बी इक्वल टू सडनली टर्न्स कर गया ईस्टवर्ड डायरेक्शन में तो v आई कैप. चेंज इन वेलोसिटी की बात किया जाए तो डेल्टा v विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1 और v2 की वैल्यू पुट किया यहाँ पे आपके पास है v आई कैप माइनस, और ये मिल गया आपको माइनस टाइम्स ऑफ v जे कैप. तो जो चेंज इन वेलोसिटी को अगर देखा जाए यहाँ पे तो मिला आपको v आई कैप प्लस v जे कैप. अगर हम लोग यहाँ पे चेंज की बात करें तो चेंज के ऊपर फोकस करने पे मिला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज आई पॉजिटिव जे पॉजिटिव हम लोग चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इट मीन्स जो भी डायरेक्शन यहाँ पे होगा फ्रिक्शनल फोर्स का टू अवॉइड दैन अपोनेंट, तो उसका डायरेक्शन होना चाहिए नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग में, ताकि आप इसको अवॉइड कर सके. कैसे पता चला, चेंज इन वेलोसिटी को देखे वहां से ये मिला हम लोग को आई कैप पॉजिटिव जे कैप पॉजिटिव. और वैसे भी देख रहे हैं जब भी हम लोग डिफरेंस लिखते हैं वेलोसिटी का, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी में एक साइन आता है माइनस का, तो जो यहाँ पे साउथवर्ड डायरेक्शन था उसका डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाएगा. तो एक ही आपको डायरेक्शन मिला कि फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ऑप्शन विल बी सेकंड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number second. A car of mass m starts from rest and acquires a velocity along east v equal to v I cap, जहाँ पे v positive, in 2 seconds. Assuming that the car moves with uniform acceleration, the force exerted on the car. देखिए अगर हम लोग किसी समय की बात करें तो क्या यहाँ पे एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं कि बिकॉज जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी वेक्टर फॉर्म में लिखे v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी आपको दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी है, देखिए ए कार ऑफ मास एम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट यहाँ पे क्या हो गया जीरो. इसकी वेलोसिटी कुछ समय बाद बदल के हो गया वी आई कैप प्लस एक्सेलरेशन इनटू यहाँ पे लिख लिए टी. तो समय यहाँ पे अगर टी मिल गया हम लोगों को तो क्या यहाँ बता सकते हैं कि अज्यूमिंग इन 2 सेकेंड, तो टाइम भी दे दिया गया, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया. एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v बाई 2 टाइम्स ऑफ आई कैप. और अगर एक्सेलरेशन मिला तो क्या आप यहाँ से फोर्स के बारे में बता सकते हैं, एफ विल बी इक्वल टू एम इंटू ए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वैल्यू पुट किया मिला एम वी बाई 2 इंटू आई कैप. फोर्स का डायरेक्शन आ गया आई कैप. आई कैप का मतलब हो गया डायरेक्शन ईस्टवर्ड में, या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा या तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड बनेगा, अगर या तो ऑप्शन यहाँ पे 4 होगा. लेकिन यहाँ पे अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स विल बी along the eastward direction will be due to the friction on the tires exerted by the road, तो option will be यहाँ पे 4. Next. Now question number 3. Mass m1 moves on a slope making angle theta with the horizontal and is attached to a mass m2 by a string passing over a frictionless pulley as shown in the figure. The coefficient of friction between m1 and sloping surface is mu. यहाँ पे दे रखा है coefficient of friction mu है. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मान लेते हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करे, तभी पॉसिबल होगा जब m2 m1 से बड़ा हो. अदरवाइज एट इक्विलिब्रियम में ये एज्यूम कर सकते हैं हम लोग कि m2g जो होगा वो बैलेंस करेगा m1g साइन थीटा, और साथ साथ में यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो इसके अपोजिशन में एक्ट होगा दैट इज म्यू इंटू m1g इंटू कॉस थीटा के एट इक्विलिब्रियम. और अगर m2 m1 से बड़ा हो गया तो क्या यहाँ से आप पहले इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, g और g यहाँ से कट होता चला गया, तो ये मिला m1 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ यहाँ पे कॉस थीटा के, कुछ ये रिजल्ट आपको मिला. साथ में g और g यहाँ से कट होता चला गया. यानी कि अभी कंडीशन लगा दें कि इफ़ m2 m1 से बड़ा हो गया, अगर m2 m1 से बड़ा हो गया तो ब्लॉक का मोशन किधर होगा, अप टू द इंक्लाइन प्लेन होगा, यानी बॉडी विल मूव अप द इंक्लाइन प्लेन. तब उस केस में m2 विल बी इक्वल टू m1 साइन थीटा प्लस म्यू को से क्या ये कंडीशन फुलफिल करा सकते हैं. क्या यहाँ पे अगर 4 की बात करें तो जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो उसका अपोज करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा जो कि m1g साइन थीटा के अलोंग होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो रहा. ऑप्शन एक ही दिखा आपको यहाँ पे 3, तो विल बी 3. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, two billiard balls A and B each of mass 80 gram and moving in opposite direction with speed 6 meter per second each collide and rebound with the same speed if the collision lasts for 10 power minus 3 second. Which of the following statement are true? देखिए अगर हम यहाँ पे इम्पल्स की बात करें, हर एक ऑप्शन में इम्पल्स दे रखा, तो इम्पल्स जानते हैं ऑलवेज विल बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर, तो इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और देखिए यहाँ पे रिबाउंड जो हो रहा है वो डायरेक्शन अपोजिट है, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो रिबाउंड होने के बाद में वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, और डायरेक्शन नेगेटिव होने की वजह से जब हम लोग यहाँ पे चेंज लिखते हैं तो वही चेंज यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2mv के बराबर। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे इम्पल्स आ गया। यहाँ से इम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम के पास आ गए, तो यहाँ पे देखिए द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल, और साथ साथ में फोर्स पूछा गया, तो पहले इस वैल्यू को पता कर लेते हैं। 2 है, मास यहाँ पे दे रखा आपको 80 ग्राम, तो 80 इसको केजी में कन्वर्ट किए तो -3 लिख लिया, और ये आपको दे रखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे मेंशन है 6, तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग 6, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.96 kg, 0.96 बिकॉज 8 इंटू 6 इंटू 2 मिल जाएगा 0.96 kg मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गया आपके पास इम्पल्स। तो फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, तो हम लोग जानते हैं कि इम्पल्स यानी कि F इंटू टी यानी डेल्टा P बाई डेल्टा टी आप लिख सकते हैं, और डेल्टा P का वैल्यू आपके पास आया 0.96 डिवाइडेड बाई टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 10 टू द पावर -3, तो ये हो गया 10 टू द पावर -3, ये ऊपर ले गए तो ये आ गया आपके पास 960 न्यूटन, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the position time graph of a body of mass 4 kg is as given in figure. What is the impulse on the body at t is equal to 0? अगेन यहाँ से आपसे पूछा गया इम्पल्स के बारे में बात कर रहा है। इम्पल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर यानी डेल्टा p। अगर चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात करें, पूछा t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे x क्या है 0, तो डेल्टा p यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 के बराबर, तो ऑप्शन आपको क्या दिखेगा फर्स्ट। Next question, question number 6. Figure shows x comma t and y comma t diagram for a particle moving in 2 dimension. If the particle has a mass of 4 kg, then find the force acting on the particle. तो अगर ये xt ग्राफ है तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये यहाँ पे yt ग्राफ होगा। अगर यहाँ पे xt ग्राफ की बात करें तो क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं x प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे kt है, इस फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, बिकॉज x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये मिला आपको k। एक्सेलरेशन लिखेंगे तो अगेन आ गया ये dv बाई dt जो कि हो गया 0 के बराबर। लेकिन अगर हम लोग y डायरेक्शन में बात करें तो पैराबोलिक फॉर्म दे रखा, तो y यहाँ पे मिलेगा t स्क्वायर के बराबर, और अगर डिफरेंशिएट किए तो dy बाई dt यहाँ से आ गया वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन जो कि आ गया 2t, और अगेन इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज वेलोसिटी भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए अगेन डिफरेंशिएट, तो दैट इज dy बाई dt, dvy बाई dt इक्वल टू आ गया 2 के बराबर यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा है कि फोर्स क्या होगा, तो F बराबर यहाँ पे मिलेगा m इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन, बिकॉज x में एक्सेलरेशन 0 है, मास दे रखा है यहाँ पे 4, एक्सेलरेशन है 2, तो ये आ गया 8 न्यूटन के बराबर। ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A person in an open elevator accelerating upwards with an acceleration of 3 meter per second square tosses a coin vertically upwards with a speed of 26 meter per second with respect to the elevator. After how much time will the coin fall back into his hand? अगर हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम की बात करें तो मान लेते हैं ये एक एलिवेटर या लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक मैन है, उस मैन ने कॉइन को टॉस किया ऐसे इनिशियल वेलोसिटी u से, तो बोल रहा है कि ये उसी के हैंड में वापस आ गया। लेकिन ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन दे रखा आपको a0 अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और अगर हम यहाँ पे ये है कॉइन की स्पीड दे रखा है आपको 26 मीटर पर सेकेंड। तो जरा यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे कॉइन, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिख रहे हैं, तो विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ कॉइन आपको दे रखा है 26 अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जे कैप मीटर पर सेकेंड, जबकि लिफ्ट की वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी 0, तो यहाँ से आपको मिल गया वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर या लिफ्ट विल बी इक्वल टू 26 जे कैप
वेक्टर फॉर्म में रिलेटिव वेलोसिटी लिखे तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 26 जे कैप। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात किया जाए, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन की अगर बात करें तो कॉइन तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन तो उसके पास जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस जी जे कैप, जबकि ये माइनस साइन फार्मूला में। और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना मूव कर रहा है, वो ए नॉट जे कैप से मूव कर रहा है। तो माइनस यहाँ कॉमन ले लिए, माइनस जे कैप कॉमन लिए तो ब्रैकेट में आ गया जी प्लस ए नॉट। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिख लिए हम लोग। तो अब यहाँ पे क्या रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, रिलेटिव यानी एस रिलेटिव ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू मैन, एस रिलेटिव विल बी इक्वल टू यू रिलेटिव टी वेक्टर फॉर्म में प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव वेक्टर फॉर्म में इंटू टी स्क्वायर। उसी के हैंड में कॉइन वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका 0, लेकिन यू रिलेटिव आपको दे रखा है 26 जे कैप इंटू टी और ये वैल्यू दे रखा है आपको माइनस में, तो माइनस हाफ ऑफ जे कैप जी प्लस ए नॉट इंटू टी स्क्वायर। तो क्या देखिए यहाँ से रिजल्ट लिख सकते हैं 26 जे कैप टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जे कैप जी प्लस ए नॉट इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से टाइम देखो एलिमिनेट हो गया, क्या यहाँ से अब इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं 26 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ जी का वैल्यू 10 है प्लस इसका वैल्यू कितना है आपके पास 3 इंटू क्या बचा ये 10, सॉरी ये वैल्यू आपके पास 3 है, इस वैल्यू को देखो फिर से लिख ले रहे हैं प्लस 3 के बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में ये 13 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व किया तो t का वैल्यू आ गया 4 सेकेंड के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। Now next question number 8. A helicopter of mass 3000 kg rises with a vertical acceleration to 25 meter per second square. The total mass of the crew and passenger is 800 kg. The magnitude of the action of the rotor of the helicopter on the surrounding air. तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या n माइनस एम जी बराबर एम ए लिख सकते हैं, बिकॉज उसके पास एक्सेलरेशन है और क्रू मेंबर और साथ साथ में उसके पास में ये वेट दे रखा है मास ऑफ द हेलीकॉप्टर, तो एम जी के बराबर। तो क्या यहाँ से जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसी को यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, तो क्या जी प्लस है वही जी इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे मास किसके बराबर हो जाएगा, दे रखा आपको 3000 प्लस साथ साथ में क्रू मेंबर का भी मास है, यानी कि नेट मास की बात कर रहे हैं 800। जी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 10 प्लस ए का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 25। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स वही नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछा गया जिसको हम लोग यहाँ पे बात करें कि एक्शन ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग। तो इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट आएगा आपके पास 1.33 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन के बराबर। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power supplying energy. Which of the diagram shown in figure correctly shows the displacement time curve for its motion? देखिए यहाँ पे कांस्टेंट पावर की बात किया गया है। अगर पावर यहाँ पे कांस्टेंट है तो क्या इसको डायमेंशन भी लिख सकते हैं, इसका हम लोग उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ पावर क्या हो जाएगा, ml²t-3, ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या यहाँ से आप बता सकते हैं कि l²t-क्यूब का जो प्रोडक्ट होगा ये भी क्या मिलेगा कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ से m को कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या ये l² प्रोपोर्शनल टू आपको t³ दिखा, तो क्या यहाँ से लेंथ प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 ऐसा भी आप लिख सकते हैं, t की पावर 3/2 लिखे। तो यहाँ पे कैसा दिखा, नॉन यूनिफॉर्म रिलेशन, तो फर्स्ट सेकंड तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये पैराबोलिक फॉर्म होगा जिसकी पावर 1 होता है उसकी तरफ इसको ओपन करते हैं। यहाँ l का मतलब d दे दिया गया और यहाँ पे t का मतलब t की पावर 3/2। तो ऑप्शन एक दिखा आपको, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. A raindrop falling from a height h above ground attains a near terminal velocity when it has fallen through a height of 4/5 h. Which of the following shown in figure correctly shows the change in kinetic energy and potential energy of the drop during its fall up to the ground? देखिए अगर up to the ground की बात कर रहे हैं, सब सिंपली समझ सकते हैं कि पहले कहीं पे ये था, ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका उस इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन इस केस में ग्राउंड से सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा।
अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो देख रहे हैं यहाँ पे इस ग्राफ में, देखिए सेकंड वाले ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, यहाँ पे जीरो है जब टी बराबर जीरो, एच बराबर जीरो, जो कि नहीं हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो नहीं था। दूसरी बात अगर इस वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या था, जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, तो 1 और 2 तो यहाँ पे ग्राफ रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ में क्या करेक्ट होगा। जैसे ये बॉल या ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अब डिक्रीज करना शुरू करेगा, क्योंकि ग्राउंड से इसका है, यहाँ पे हाइट डिक्रीज करना शुरू करेगा। लेकिन इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियली में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म करेगा ये। लेकिन जैसे ही आफ्टर सम टाइम इसके पास अटेन्स कर लिया टर्मिनल वेलोसिटी, तो एट टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पे नेट एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा, एट टर्मिनल वेलोसिटी, तो नेट यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी क्या हो जाता है, जीरो, यानी कि नेट फोर्स बैलेंस कर लेगा उस केस में। तब उस केस में यानी टर्मिनल वेलोसिटी आ गए तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन हाइट, तो ये बिकम्स कांस्टेंट। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो भी डिक्रीज करता जाएगा, और जब यहाँ पे बॉल पहुंचेगा ग्राउंड पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो। एक ही केस देखने को मिला, टी बराबर जीरो पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, फिर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते करते ग्राउंड पे, जबकि काइनेटिक एनर्जी शुरू में यहाँ पे इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद जैसे ही टर्मिनल वेलोसिटी मिला इसको, तो ये काइनेटिक एनर्जी बिकम्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन आपको दिखाए 3। 7 An engine is attached to a wagon through a shock absorber of length 2 meter. The system with a total mass of 80,000 kg is moving with a speed of 54 km per hour when the brakes are applied to bring to it rest. In the process of system being brought to rest, the spring of the shock absorber gets compressed by 1 meter. If 80% of the energy of the wagon is lost due to 80% यहाँ पे लॉस हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया आपसे। तो यानी कि कुछ ऐसा यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि एक वैगन है, यानी कि कोई कार है या कोई ट्रॉली है, इसको वैगन बोल दे रहा है, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और यहाँ पे इसके फ्रंट पे दे रखा है आपको एक इंजन, ये जिसके पास स्पीड दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किए तो ये 15 मीटर पर सेकंड मिला। तो जैसे यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होगा तो यहीं पे पूछ रहा है आपसे स्प्रिंग फोर्स जैसे इसके अपोजिट में एक्ट होगा, जिसको लिख रहे हैं हम लोग kx। तो इस पूरे सिस्टम का यहाँ पे जो टोटल मास है वो आपको दे रखा है कि टोटल मास कितना आपके पास 80,000, और साथ साथ में उसका मास दे रखा है आपको यहाँ पे, देखो वेगन थ्रू द सिस्टम विद द टोटल मास दे रखा है आपको यहाँ पे, टोटल मास m विल बी इक्वल टू 80,000, ऐसा 80,000 kg दे रखा है, तो kg लिख लिया यहाँ पे। तो बता सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। फर्स्ट केस में अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ ऑफ mv², तो हाफ ऑफ mv², चूंकि मोशन में है ये पूरा सिस्टम तो हाफ लिखे, जिसका यहाँ पे टोटल दे रखा है यहाँ पे मास 8000 इंटू स्पीड लिखे 15 इंटू 15, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास, ये इससे कट हो गया, ये 9 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन सॉरी जूल के बराबर मिलेगा काइनेटिक एनर्जी, ना कि न्यूटन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो दैट इज 9 इंटू 10⁻⁶, बिकॉज 4 यहाँ से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये 4 इससे क्या होता है 6 आएगा, 15×90 ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। तो बोला कि 80% तो यहाँ पे लॉस हो गया, तो रेस्ट कितना बचा, 80% लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो रेस्ट एनर्जी आपकी, रेस्ट कितना परसेंटेज बचा, 20% एनर्जी रेस्ट हो गया आपके पास, बचा रेस्ट 20% एनर्जी। यही 20% एनर्जी स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, तो जिसको आप क्या लिख लेंगे भाई, 20% ऑफ इस एनर्जी का, जिसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻⁶, स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, दैट इज हाफ ऑफ kx²। यहाँ पे कंप्रेशन दे रखा है आपको 1, तो ये वैल्यू हो गया 1 के बराबर, तो क्या इसको आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इंटू 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया यहाँ से तो ये वैल्यू आपके पास आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट k विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 12. An adult weighing 800 Newton raises the center of gravity of his body by
0.2 मीटर, यानी कि क्या यहाँ से h इक्वल टू लिख सकते हैं 0.2 मीटर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, और इसका मास जो दे रखा है यहाँ से m इक्वल टू 800 न्यूटन यहाँ पे वेट दे रखा है इसका mg, यानी कि वेट दे रखा है आपको 800 न्यूटन के बराबर। टेकिंग ईच स्टेप ऑफ 1 मीटर लेंथ इन जॉगिंग, इफ ही जॉग्स फॉर 4 किलोमीटर, तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप है 1 मीटर लेंथ का, तो नंबर ऑफ स्टेप कितना हो जाएगा टोटल 4 किलोमीटर तक चलने में। नंबर ऑफ स्टेप इन टोटल 4 किलोमीटर, तो 4 इंटू 10⁻³ मीटर लिखे, और जबकि हर एक स्टेप है 1 मीटर का, तो ये नंबर ऑफ आपके पास स्टेप आ गया इस 4 किलोमीटर तक जॉगिंग करने में। कैलकुलेट द एनर्जी यूटिलाइज बाय हिम इन जॉगिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ग्राउंड ऑफ द एयर। तो एनर्जी यूटिलाइज पता कर लेते हैं क्या हो जाएगा, एनर्जी यूटिलाइज्ड, कितना यूटिलाइज एनर्जी हुआ 4 किलोमीटर तक चलने में, नंबर ऑफ स्टेप जिसमें ये इन्वॉल्व था, तो क्या इसको हम लोग mgh लिख सकते हैं। अगर ये mgh के बराबर है तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पे कैपिटल N भी लिख लेते हैं, तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻³ इंटू मास, और mg टोटल आपको दे रखा है 800, ये हो गया 800, और h का वैल्यू दे रखा है आपको 0.2 के बराबर। 0.2 के बराबर तो क्या देखने को मिला, तो ये आ गया आपके पास, एक इससे ये कट हो गया, तो 6.4 इंटू 10⁻, क्या यहाँ पे 5 लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे ये एनर्जी आपको मिला 6.4 इंटू 10⁻5 जूल के एनर्जी के बराबर आ गया। जैसे ही एनर्जी आपको मिला, तो यहाँ पे रेस्ट पॉइंट देखिए क्या बोला, अज्यूमिंग दैट द बॉडी ऑफ द एडल्ट इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग 10% ऑफ एनर्जी इनटेक इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो मान लेते हैं एनर्जी फ्रॉम फूड, लेट एनर्जी इनटेक फ्रॉम फूड इज कैपिटल ई, लेकिन इस कैपिटल ई का कितना, ओनली 10% ही वो एनर्जी इनटेक कर पाता है, जिसके पास ये टोटल आपको कितना दे रखा था 6.4 इंटू 10⁻6, तो यहाँ से ये एनर्जी यूटिलाइज आपके पास आ जाएगा ड्यूरिंग जॉगिंग, तो ये सॉरी ये 5 है, ये पावर 5 दे रखा था यहाँ पे, है ना, 10⁻5 लिख लेंगे इसको, तो ये 10 से 10 कट हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 6.4 इंटू 10⁻6 जूल, यानी ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन दे रखा आपको द नेट फोर्स ऑन इट क्या होगा, देखिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे एक लिक्विड है, लिक्विड के लेयर्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड सरफेस है, तो इनसाइड द लिक्विड सरफेस है, तो इसके पास लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो ऑल डायरेक्शन में सेम लगेगा, तो जिसके से इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 इनसाइड द लिक्विड। लेकिन एक यहाँ पे वाटर, ये सरफेस मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे, जस्ट यहाँ पे सरफेस पे आ गया, अगर सरफेस पे आ गया तो देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है कि कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज़्यादा होगा एडहेसिव फोर्स से बिटवीन लिक्विड एंड एयर के। अगर ऐसा है तो दूसरी बात है कि लिक्विड है तो यहाँ पे सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है, तो सरफेस टेंशन का काम होता है कि अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की प्रॉपर्टी का नाम होता है सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा ताकि ये मिनिमम एरिया को एक्वायर कर सके ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। दूसरी यहाँ पे पॉइंट बात आई कि जो कोहेसिव फोर्स होता है बिटवीन द लिक्विड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के, वो ग्रेटर देन होता है बिटवीन लिक्विड एंड एयर, दैट इज एडहेसिव फोर्स के, जिसके से एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट होता है। तो देयर इज अ नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, द पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड, तो इसका पोटेंशियल जी इसके पोटेंशियल से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे दिखा डी, तो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा बी एंड डी, यानी कि फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, assertion and reason based question. When you squeeze one end of a tube to get toothpaste out from the other end, Pascal's principle is observed. यही Pascal's law होता है, ये assertion तो correct यहाँ पे है। Reason, a change in the pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted undiminished to every portion of the fluid and to the walls of the container. ये reason भी correct है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि अगर कंटेनर में कहीं किसी ऐसे पोर्शन पे आपने फोर्स एक्सर्ट किया तो हर एक पोर्शन पे, ये देखिए
इक्वल अमाउंट में, जैसे अगर पर्टिकुलर ये एरिया A1 है, इसका एरिया यहाँ पे A2 है, इसका एरिया यहाँ पे A3 लिख रहे हैं, इसका एरिया यहाँ पे A4 लिख रहे हैं, तो प्रेशर एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 3 विल बी इक्वल टू 4, और ये प्रेशर होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया, तो F1 डिवाइडेड बाई A1 विल बी इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2 विल बी इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई A3 एंड सो ऑन। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, तो ऑप्शन हम लोग को दिखा यहाँ पे 4। Now question number 15. A spaceship is space sweeps stationary interplanetary dust. As a result, its mass increases at a rate of dm by dt. दे रखा है bv square into t, where bt is the instantaneous velocity, the instantaneous acceleration of the satellite. अगर यहाँ पे बात करें तो जो स्पेस शिप है उसके पास डस्ट पार्टिकल कलेक्ट होने की वजह से उसको मिलेगा एक्सेलरेशन, लेकिन इस स्पेस शिप के पास में पूरे सिस्टम में कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं सिस्टम पे, तो क्या हम लोग यहाँ से एफ एक्सटर्नल की बात करें, जो कि होता है क्या, डी पी बाई डी टी। अगर डी पी बाई डी टी है तो क्या इसको डी बाई डी टी ऑफ, और पी मोमेंटम है तो एम इंटू वी लिख सकते हैं, और नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है सिस्टम पे, जीरो। तो अगर नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो, तो प्रोडक्ट रूल का यूज़ किए तो डी एम बाई डी टी इंटू वी लिख लिए, और प्लस यहाँ पे एम बाहर लिखे तो इसको डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो लिखे। डी वी बाई डी टी आपके पास है एक्सेलरेशन, तो एम इंटू ये मिला एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वी इंटू डी एम बाई डी टी, और क्वेश्चन में डी एम बाई डी टी दे रखा है तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस बी वी क्यूब के बराबर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात पूछी गई, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस बी वी क्यूब डिवाइडेड बाई एम, जो कि यहाँ पे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे बात करें माइनस बी वी क्यूब डिवाइडेड बाई एम, तो इसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख लेते हैं, माइनस बी वी क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई एम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ऑप्शन दिखा हम लोग यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. A body of mass 400 gram is tied to a spring of a spring constant 16 Newton per meter while the other end of the spring is fixed at point O. यानी इस बात को पहले समझ लेते हैं, ऐसा कुछ दे रखा है ऐसा, फिर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे रोटेट करना शुरू किया, ये पॉइंट O है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो ऐसा स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलर पाथ आना स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड दे रखा है 2 रेडियन पर सेकंड, देन द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग टू इट्स नेचुरल लेंथ विल बी, और जबकि ये बॉडी जिसका मास दे रखा है एम, जैसे ये रिवॉल्व करना शुरू करे, सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करेगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका वैल्यू क्या होता है एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो कि बैलेंस करेगा यहाँ पे फोर्स किसके द्वारा, के एक्स के द्वारा, यानी कि फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाई एफ एस पी, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, लेकिन नेचुरल लेंथ एल था, और जैसे इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो एक्सटेंशन एक्स आएगा, तो लिखे एम एल प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स के बराबर। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखा है, तो कुछ क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स को इधर ले आते हैं, ऐसा कुछ लिख लिए, इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। के का वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे 16 न्यूटन पर मीटर, तो 16 लिखे। मास यहाँ पे दे रखा है, मास है 400 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लिए तो -3 लिखे, इंटू 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा दे रखा है 2, तो उसका स्क्वायर किया तो ये 4 आ गया, तो ये भी इससे कट हो गया, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 10 के बराबर, और जैसे 10 के बराबर मिला तो फिर आपने इसको लिखा एल बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 10 या एल बाई एक्स इक्वल टू 10 माइनस 1 विल बी 9। तो पूछा गया आपसे एक्स बाई एल, तो एक्स बाई एल का वैल्यू हो जाएगा 1/9, तो ऑप्शन दिखा हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Again, statement based, a truck and a car moving with same kinetic energy are brought to rest by applying brakes which provides equal retarding force. Both come to rest in equal distance. पहला है. Second, a car moving towards east takes a turn and moves towards north. The speed remains unchanged. The acceleration of the car is 0. Second statement तो यहाँ पे wrong है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर एक डायरेक्शन में स्पीड है, दैट इज फर्स्ट है यहाँ पे ईस्ट के डायरेक्शन में, टर्न हो गया टूवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पे अगर टर्न हो गया ये स्पीड यहाँ पे v, यहाँ पे v, तो चेंज इन स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो आ जाएगा आपके पास √2v, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। लेकिन फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट के लिए बात कर सकते हैं कि वर्क डन विल बी इक्वल टू
change in kinetic energy will be equal to k final minus of k initial with the same kinetic energy are brought to rest बोल दिया गया, तो फाइनल kinetic energy यहाँ पे हो गया 0. ट्रक एंड कार मूव विद द सेम kinetic energy brought to rest and by applying brakes which provides equal retarding force. तो यहाँ पे वर्क डन की बात करें तो यहाँ जो फोर्स का नेचर होगा वो हो गया रिटार्डिंग, डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा s, फाइनल हो गया रेस्ट पे माइनस के इनिशियल, रिटार्डिंग फोर्स है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव. तो फोर्स यहाँ पे सेम है ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे क्या है सेम है बोला गया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा सेम. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिखा आपको 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, तो ऑप्शन आ गया फर्स्ट. नेक्स्ट question number 18. Potential energy as a function of r is given as u is equal to a upon r power 14 minus b upon r की power 8 where r is the interatomic distance, a and b are positive constant. The equilibrium distance between the two atoms will be. तो देखिए यहाँ पे बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है आपको a इन डिवाइडेड बाई आर की पावर 14 माइनस बी डिवाइडेड बाई आर की पावर 8. तो क्या इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं आर की पावर माइनस 14 इंटू ए माइनस बी टाइम्स ऑफ आर की पावर माइनस 8. तो यहाँ पे पूछा गया कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के लिए तो यहाँ डी यू बाई डी आर अगर इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट कर दें तो यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा जिसकी वजह से यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन को शो करेगा. तो एक्स की पावर एन का कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एन एक्स की पावर n माइनस 1 डिफ्रेंसिएशन माइनस बी, तो यहाँ लिखे n x की पावर n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0. तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास माइनस 14a इंटू आर की पावर माइनस 15 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस में तो इधर आप लिख सकते हैं माइनस में, तो ये माइनस n यहाँ से हटा देते हैं. ये देखिए ऐसा कुछ विल बी इक्वल टू 8 इंटू बी इंटू आर की पावर माइनस 9. माइनस 9 कर यहाँ बात करें तो ये देखिए रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 7 इंटू ए इंटू आर की पावर यहाँ पे 9 है तो क्या है हम माइनस 6 लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू 4 इंटू बी क्या किए 2 से दोनों तरफ कट कर दिए आर की पावर माइनस 9 कट होता चला गया यहाँ से. तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 7a डिवाइडेड बाई 4b विल बी इक्वल टू आर की पावर 6. तो यहाँ से r क्या आ जाएगा r आपके पास रिजल्ट आ गया 7a डिवाइडेड बाई 4b की पावर 1/6. तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. A force F is equal to 6 plus 8y cube acts on a particle in the y direction where F is in Newton and y is in meter. The work done by the force during a displacement from y is equal to 1 meter to y is equal to 3 meter क्या होगा. देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स अगर वेरिएबल है तो वर्क डन को लिखेंगे वेक्टर ये इंटीग्रेशन फॉर्म में, तो यानी कि आ जाएगा F इंटू डी वाई के बराबर. फोर्स का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 6 प्लस 8y क्यूब इंटू डी वाई और लिमिट यहाँ पे y का दे रखा है फ्रॉम 1 से लेके 3 तक. सिंपली इसको इंटीग्रेट किए तो रिजल्ट आ गया 6 इंटू वाई फ्रॉम 1 to 3 और प्लस ये 8 ये 3 लिखा हुआ है प्लस 8 ये हो जाएगा y की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 लिमिट है फ्रॉम 1 to 3. तो इस वैल्यू को पुट किया यहाँ पे 6 ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट तो 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 ये रिजल्ट लिखे 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 ये हो गया 12 प्लस ये 3 की पावर 4 हो गया आपके पास 81 माइनस 1 किए तो हो गया 80 प्लस ये हो गया आपके पास 160. तो सॉल्व किए तो आ गया 172 जूल. तो ऑप्शन आया आपके पास सेकंड. नेक्स्ट Question number 20. A particle of mass m is moving with a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration is varying with time t as k square r cube t square. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला तो पावर ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 क्योंकि पावर जब बात करेंगे तो फोर्स आएगा और फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री पे तो 0 वेयर k इज द कांस्टेंट. द पावर डिलीवर्ड टू पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. देखिए अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ac
तो क्या इसको वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे इक्वल है के स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू टी स्क्वायर के। तो क्या यहाँ से रिजल्ट आ गया आपके पास, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी आपको मिल गया जो कि आ गया के इंटू आर स्क्वायर इंटू टी के बराबर। तो अगर यहाँ पे ऐसा है तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, तो डी वी बाई डी टी। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास के इंटू आर स्क्वायर। जैसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया तो क्या टेंजेंशियल फोर्स लिख सकते हैं आप, एफ टी विल बी इक्वल टू एम इंटू ए टी विल बी इक्वल टू एम इंटू के इंटू आर स्क्वायर। तो ये आ गया एफ टी। पावर पूछा गया तो पावर ड्यू टू टेंजेंशियल ही फोर्स मिलेगा, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री आने की वजह से यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट में cos 90 हो जाएगा 0, मिलेगा आपको सिर्फ यहाँ पे एफ टी इंटू वी के बराबर। तो टेंजेंशियल यहाँ पे फोर्स दे रखा है एम इंटू के इंटू आर स्क्वायर, और वेलोसिटी आप यहाँ से लिख सकते हैं इंटू के इंटू आर स्क्वायर इंटू टी के बराबर। सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया एम के स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू टी। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। As per the given figure, a small ball piece slides down the quadrant of a circle and hits the other ball q of equal mass which is initially at rest. Neglecting the effect of the friction and assume the collision to be elastic, the velocity of ball q after collision will be। देखिए यहाँ पे पूछा क्या होगा, तो अगर इस पॉइंट को p, इस पॉइंट को q माने तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे 0 है। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ किए बिकॉज सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स था 0। तो क्या लिख सकते हैं, के एट पी प्लस यू एट पी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट क्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्यू। तो रेफरेंस हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं किसको, अगर पी को रेफरेंस माने तो यहाँ से क्या किया, रिलीज किया गया। तो एट रेस्ट पे देखिए इनिशियली एट रेस्ट, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट क्यू हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। रेफरेंस के नीचे आ गए तो इसको लिखेंगे माइनस एम जी एच के बराबर, जहाँ पे एच आपको दे रखा है। तो क्या यहाँ से आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh, या v बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2gh। सारी वैल्यूज को पुट किए तो अंडर रूट 2g का वैल्यू यहाँ पे 10, h का वैल्यू यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, तो -2 लिख लिए। -2 तो देखिए इससे कट हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट 16, बाहर आ गया यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट Question number 22. A stone tied to a string of length 12 is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed u. The magnitude of change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal. यानी कि कुछ ऐसा बात कर रहे हैं यहाँ से, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है स्ट्रिंग का, जिसका यहाँ पे लेंथ दे रखा है आपको 2l के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास u है, बिकम्स हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ वेलोसिटी बदल के हो गया v। तो इस कंडीशन में आपसे पूछ रहा कि क्या होगा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी का, यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा गया आपसे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ बात करें, इस पॉइंट को a बोल दें, इस पॉइंट को b बोल दें, तो पहले क्या लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास v1 दे रखा है, यहाँ पे v1 है आपके पास u i कैप, और यहाँ पे v2 जो फाइनल वेलोसिटी है वो है आपके पास v j कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी पहले लिखेंगे तो डेल्टा v इक्वल टू v2 i कैप माइनस v2 माइनस v1, पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या इसको देखिए, क्या इसको लिख सकते हैं v2 माइनस v1 वेक्टर फॉर्म में। v2 का वैल्यू आपको दे रखा है v j कैप माइनस ये हो गया u i कैप। वेक्टर फॉर्म का यूज़ किए बिकॉज यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी था, वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैग्नीट्यूड अब पता कर ले रहे हैं। तो मॉड लगा के अंडर रूट, क्या ये मिला आपको v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अगर v मिल जाए, u क्वेश्चन में गिवन है तो आंसर आ जाएगा। तो v पता करने के लिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में क्या है 0। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की तो के ए प्लस यू ए विल बी इक्वल टू के बी प्लस यू बी लिख सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी।
तो यहाँ पे रेफरेंस मान रहे ए कोई, तो हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, रेफरेंस माने तो यहाँ पे 0 बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है। बी पे वेलोसिटी लिख रहे हैं तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। रेफरेंस के ऊपर गए तो प्लस एम जी इंटू, अब डिस्टेंस कितना हो गया 2l के बराबर। एम कट होता चला गया, तो क्या यहाँ से रिजल्ट लिख सकते हैं, यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4gl के बराबर। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 4gl के बराबर है ना। 4gl के इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए, जैसे ही पुट किए तो डेल्टा वी आपके पास आ गया अंडर रूट, v की जगह पे आ गया यू स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर माइनस 4gl मिला। अब देखो कंपेयर करना था यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो 4 कॉमन लेने पे क्या दिखेगा आपको, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 बाहर आ गया, तो ये रिजल्ट क्या दिखा आपको, यू स्क्वायर बाई 2 माइनस gl के बराबर। कंपेयर किए उससे गिवन वैल्यू से कंपेयर करने पे x का वैल्यू किसके बराबर दिखा, 4 के बराबर, तो ऑप्शन आया हम लोगों का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। A wire of length L and radius R is clamped rigidly to at one end. When the other end of the wire is pulled by a force F, its length increases by L. Another wire of same material of length 4L and radius 4R is pulled by a force 2F, then the increase in its length will be। ठीक है, हम लोग बात करें यहाँ से तो यंग्स मॉडुलस जानते हैं कि फोर्स स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, तो डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। तो अगर यहाँ पे मटेरियल सेम है तो क्या डेल्टा L के बारे में कुछ लिख सकते हैं, तो डेल्टा L विल बी इक्वल टू F इंटू एल डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2 विल बी इक्वल टू F1 बाई F2 इंटू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1, ऐसा लिख सकते हैं। और एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को, बिकॉज वायर है। तो क्या यहाँ से कुछ ये रिजल्ट मिलेगा आपको, ये लेंथ दे रखा है L, ये लेंथ आ गया आपके पास डेल्टा, ये L2। फोर्स दे रखा है, फर्स्ट केस में फोर्स है आपके पास F, सेकेंड केस में फोर्स दे रखा है 2F इंटू लिखे। फर्स्ट केस में लेंथ आपके पास है, यहाँ दे रखा है लेंथ है फर्स्ट केस में कैपिटल L, और सेकंड केस में लेंथ आपको दे रखा है 4L के बराबर। और एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो सेकंड केस में आपको रेडियस दे रखा है 4R, जबकि फर्स्ट केस में आपको रेडियस दे रखा था R। रेडियस यहाँ पे फर्स्ट केस में दे रखा था R का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लिए, बिकॉज एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए एक 4 से एक 4 कट हो गया, L से L, F से F कट हो गया, यहाँ पे 2 बचा, तो क्या आप लिख सकते कुछ ऐसा, L ये L डिवाइडेड बाई डेल्टा L2 विल बी इक्वल टू क्या यहाँ से 1/8, और ये आपको मिलेगा, ये आ जाएगा 16, तो क्या इसको 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा L2 आ गया L/2, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। Number 24, two wires of same radius are in length. First is twice of the second are joined in series and loaded. The Young's moduli of the material of the two wires are Y1 and Y2 respectively. The combination behave as a single wire. Then its Young's modulus. देखिए अगर एज ए सिंगल वायर है तो क्या एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन विल बी सम ऑफ द इंडिविजुअल एलोंगेशन, ऐसा लिख सकते हैं। और एलोंगेशन की बात करें तो ये होता क्या है, F इंटू एल डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए। तो क्या ये रिजल्ट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, बिकॉज यंग्स मॉडुलस होता क्या है, F बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा L डिवाइडेड बाई एल। तो क्या इसको F इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा L लिख सकते हैं। तो डेल्टा L का रिजल्ट आ गया F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू वाई, जहाँ पे y क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं डेल्टा L विल बी इक्वल टू F। यहाँ पे देखिए वायर्स ऑफ सेम रेडियस एंड इन लेंथ, फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड आर ज्वाइंड इन सीरीज एंड लोडेड। तो देखिए यहाँ पे F की बात किए, लेंथ जो है यहाँ पे फर्स्ट जो है, पहले यहाँ लिख लेते हैं। देखिए F फर्स्ट का लेंथ है 2L अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिवाइडेड बाई एरिया रिमेन सेम, यंग्स मॉडुलस है Y1 प्लस यहाँ पे F, सेकंड का लेंथ है L, यंग्स मॉडुलस है Y2, एरिया है A। अब जब यहाँ पे लिखेंगे तो दोनों के सम के बराबर लेंथ हो जाएगा, तो F इंटू 3L डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई Y। तो देखिए यहाँ से क्या FL सब कट होता चला गया, तो रिजल्ट आपके पास आ गया 3/y इक्वल टू, ये आपको दिखा 2/y1 प्लस 1/y2। इसको और अगर सॉल्व किए तो क्या दिखा आपको यहाँ से 2y2
प्लस y1 एलसीएम लेने के बाद में, तो y1 y2, तो यहाँ से y आ गया, यंग्स मॉडुलस हो गया 3y1 y2 डिवाइडेड बाई 2y2 प्लस y1। ऐसा कहाँ रिजल्ट दिखा हम लोग को, 3y1 y2 2y2 प्लस y1, तो ऑप्शन आ गया यहाँ पे आपके पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, a cubical block of size 0.6 meter floats on a water with 20% of its volume underwater. What is the maximum weight that can be put on the block that just submerging it under water? देखिए कुछ सिचुएशन ऐसा दे रखा है कि एक आपके पास यहाँ पे क्यूब है जो लिक्विड यानी लेयर ऑफ वाटर के 20% इनसाइड है। ऐसा ये क्यूब है जिसका साइड दे रखा है, इसका 20% पोर्शन सबमर्ज्ड है इनसाइड द वाटर। इसमें कितना वेट और पुट किया जाए, यानी मास कितना पुट करेंगे ताकि जस्ट सबमर्जिंग कंडीशन में आ जाए। तो देखिए अगर यहाँ पे फ्लोटेशन कंडीशन की बात करें तो इन केस ऑफ फ्लोटेशन में बियॉन्सी फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी यानी mg के बराबर, जहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड द वाटर इनटू g, यानी सबमर्ज्ड वॉल्यूम की बात करें जहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू g लिखे। यानी कि फ्रैक्शन की बात करें जो इनसाइड है टोटल वॉल्यूम का, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में 20%, तो ये आपको मिल गया एक रिजल्ट दैट इज 20/100 विल बी इक्वल टू 0.2 की वैल्यू आ गया। अब बोला कि कितना इस पे वेट करें कि ये फिर सबमर्ज करना शुरू, मतलब जस्ट सबमर्ज हो यानी कि फ्लोट करना शुरू कर दे, तो B अगेन विल बी इक्वल टू mg प्लस ये W के बराबर। तो क्या W को लिख सकते हैं यहाँ से B माइनस mg, यही पता करना है हम लोग को। W विल बी इक्वल टू B है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू जी टोटल माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम इंटू जी के बराबर। तो W विल बी इक्वल टू वेट की बात हो रही है यहाँ पे W, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, रो W VG ले लिए कॉमन, तो ये आ गया 1 माइनस रो S डिवाइडेड बाई रो W। ये वैल्यू आपके पास 0.2 है, 1 माइनस 0.2 की, तो कितना आ गया आपके पास 0.8। डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द पावर 3, वॉल्यूम जो कि साइड दे रखा है आपको 0.6, तो साइड वाली क्यूब का होता है वॉल्यूम, साइड का क्यूब, तो ये आ गया इंटू जी का वैल्यू यहाँ पे जी लिख लिया ऐसा। तो ये वैल्यू W बराबर आया, तो इसकी वैल्यू को जब सॉल्व किया तो आया 172.8 इंटू जी के बराबर वेट, तो यो की हो जाएगा mg यानी मास पूछा गया, तो क्या यहाँ से m बराबर लिख सकते हैं आप 172.8 kg के बराबर, तो ऑप्शन आ गया आपके पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास डेंसिटी रो r, जहाँ पे r 0 से r के बीच में वेरी कर रहा है। द मिनिमम डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इन विच इट विल जस्ट सबमर्ज्ड पूछा गया कि क्या होगा, मिनिमम डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी लिक्विड की। अगेन देखिए यहाँ पे बात करें तो B बराबर लिख सकते हैं mg के, लेकिन यहाँ पे ये मास आपको नहीं पता, तो मास को पता करने के लिए पहले क्या ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे वेरिएबल है तो क्या dm बराबर जानते हैं हम लोग रो इंटू डी वी लिख सकते हैं, जहाँ पे एलिमेंटल मास की बात की है। तो टोटल मास ऑफ द स्फीयर पता करने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये वैल्यू दे रखा है आपको रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r² इंटू डी वी जानते हैं हम लोग, ये एलिमेंटल वॉल्यूम कितना मिलेगा 4πr² इंटू डी आर, लिमिट दे रखा है आपको 0 से r, तो ये कितना मास होगा, तो इसको m पता कर लिए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4π रो नॉट, ये कांस्टेंट था इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन में बचा आपके पास r² माइनस r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2r² इंटू डी आर, लिमिट है 0 से लेके r के बीच में। जस्ट इसको इंटीग्रेट पहले करेंगे तो 4π रो नॉट इंटीग्रेशन r² डी आर का मिला आपको r³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट है 0 से कैपिटल R, माइनस इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास r की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2r², और लिमिट यहाँ दे रखा है 0 से कैपिटल R के बराबर, ये लिख लिया आपने। फिर इसको और रिजॉल्व किए तो ये आ गया आपके पास 4π रो नॉट, ये रिजल्ट आया आपके पास r³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ से भी मिला आपको r की पावर 5, चूंकि लोअर लिमिट है 0 पुट करने पे आ जाएगा 0, तो r की पावर 5 डिवाइडेड बाई r², कट किए तो अगेन आ गया आपके पास r³ डिवाइडेड बाई, लेकिन ये क्या मिला आपको पास 10 की वैल्यू आ गया। तो इसको फिर और अगर सॉल्व करेंगे 10 कॉमन लेने के बाद में 10 अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो चलो लिख लेते हैं फिर से एक बार, 4 पाई रो नॉट, यह आ जाएगा 10r³ माइनस 3r³ डिवाइडेड बाई 30 का वैल्यू आ गया। तो सॉल्व करने पे ये मास का वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं, रिजल्ट आ गया आपके पास 4 पाई रो नॉट इंटू r³ इंटू 7/30, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अगर ये मास मिल गया तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। और जो जस्ट सबमर्ज की बात है तो बियॉन्सी फोर्स भी होता है कि ये जस्ट सबमर्ज की बात करें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बियॉन्सी फोर्स के लिए इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट इज 4/3 पाई r³ इनटू क्या लिखेंगे, g विल बी इक्वल टू मास का वैल्यू यहाँ से, तो 4 पाई r³ इनटू रो नॉट इंटू 7/30 इंटू यहाँ g के बराबर, तो g से g देखिए 4 ये पाई है, 4 पाई r³, 4 पाई r³ g कट हो गया, तो ये वैल्यू मिला आपको रो l डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल टू 7 रो नॉट डिवाइडेड बाई 30। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपके पास आ गया 7 रो नॉट डिवाइडेड बाई 10। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 27. Two spherical soap bubbles of radii R1 and R2 in vacuum combined under isothermal conditions. The resulting bubble has the radius. देखिए आइसोथर्मल की बात किया गया, तो आइसोथर्मल कंडीशन में आइसोथर्मल तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि P1V1 फर्स्ट सोप बबल के लिए प्लस P2V2 सेकंड सोप बबल के लिए विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर की बात करें तो क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4T डिवाइडेड बाई R1, और वॉल्यूम की बात करेंगे तो 4/3 पाई R1³ के बराबर, प्लस सेकंड केस में बात करें तो दे रखा है यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा 4T बाई, जहाँ पे T इज द सरफेस टेंशन, रिमेंबर T इज द सरफेस टेंशन, और यहाँ पे आ जाएगा R2 इंटू वॉल्यूम की बात करेंगे चूंकि स्फेरिकल शेप में, तो 4/3 पाई R2³ विल बी इक्वल टू, अगर यहाँ प्रेशर की बात करें तो रिजल्टिंग यहाँ पे लिख रहे हैं तो 4T डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट का कैपिटल R लिख लिए, इंटू वॉल्यूम की बात की तो 4/3 पाई इंटू कैपिटल R³। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4T और 4 पाई/3 कट होता चला गया, R1 से R1 कट हुआ, तो यहाँ क्या मिला आपको R1 स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पे रिजल्ट आ गया आपके पास कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल R जो रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया तो √R1 स्क्वायर प्लस ऑफ R2 स्क्वायर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा हम लोग के यहाँ पे 4। नेक्स्ट Question number 28. N number of water drops each of radius r combined to have a drop of radius small r। तो पहले वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, कॉम्बिनेशन में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो n वॉल्यूम को लिखे कांस्टेंट, n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई इंटू r³ कंबाइन होके फॉर्म किया एक बिग रेडियस का एक यहाँ पे ड्रॉप जिसका आ गया 4/3 पाई r³। तो ये रिजल्ट आप लिख सकते हैं यहाँ से nr³ विल बी इक्वल टू कैपिटल R³, इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे पढ़ते हैं सरफेस टेंशन इज T एंड द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज J, द राइज इन हीट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा आपके पास। तो आप जाते हैं जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से, तो W बराबर J इंटू Q, तो Q इक्वल टू आ जाएगा W यानी वर्क डन, W मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाई J की बात करेंगे। तो पूछ रहा आपसे रिजल्ट में कि Q बाई V क्या होगा, जहाँ पे वॉल्यूम है तो आप भी लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन डिवाइडेड बाई J इंटू वी, वॉल्यूम है यहाँ पे J इंटू वी, और वर्क डन क्या होता है सरफेस टेंशन, वर्क डन इज द सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाई J इंटू वी की बात किए। तो देखिए यहाँ से Q बाई V जस्ट मैनिपुलेट करेंगे, सरफेस टेंशन T हो गया इंटू एरिया लिखेंगे n टाइम्स ऑफ 4 पाई r स्क्वायर, जबकि माइनस यहाँ पे था आपके पास 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से J लिखे इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल R³। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया पर यूनिट वॉल्यूम में। तो देखिए यहाँ से ये 4 पाई कॉमन के कट गया, 3 ऊपर चला गया, तो क्या 3T इज द सरफेस टेंशन बाई G। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या दिखा आपको भाई,
एन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब है और माइनस यहाँ पे ये दिखा आपको आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब के बराबर। तो देखिए क्या यहाँ से आर क्यूब की जगह पे एन आर स्क्वायर एन आर क्यूब पुट कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपके पास फिर आ गया, दैट इज 3t डिवाइडेड बाई जे और एन आर स्क्वायर एज इट इज़ लिखे हम लोग एन आर स्क्वायर, लेकिन आर क्यूब की जगह पे एन आर क्यूब लिख सकते हैं और माइनस ये रिजल्ट आ गया आपके पास 1/r। तो लास्ट में रिजल्ट क्या आया आपके पास, दैट इज q बाई वी इक्वल टू 3t डिवाइडेड बाई जे 1/r माइनस 1/R। तो एक ही रिजल्ट दिखा आपको 3t बाई जे 1/r माइनस 1/R। तो ऑप्शन आ गया आपके पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ए स्मॉल बॉल ऑफ मास एम एंड डेंसिटी डी इज ड्रॉप्ड इन अ विस्कस फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। पहले यहाँ पे विस्कस फ्लूइड की बात की है। ये देखिए ये एक विस्कस फ्लूइड है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका यहाँ पे वेट W बराबर mg, इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और साथ साथ में एक बियॉन्सी फोर्स। द बॉल फॉल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी आ गया इसके पास। व्हाट इज द विस्कस फोर्स ऑन द बॉल, सिंस वेलोसिटी बोला गया कांस्टेंट तो नेट फोर्स ऑन द बॉल क्या हो जाएगा 0, बिकॉज एक्सेलरेशन 0 होगा। इट मीन्स विस्कस फोर्स प्लस बियॉन्सी मस्ट बी बैलेंस्ड बाई mg। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे व्हाट इज द विस्कस फोर्स, तो Fv विल बी इक्वल टू mg माइनस बी के। mg की बात करें तो mg लिखे माइनस बी, बियॉन्सी फोर्स है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है ये इंटू वॉल्यूम इंटू जी के बराबर। और जबकि इसको क्या लिखते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ ये हो जाएगा सॉलिड इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस रो एल इंटू वी इंटू जी। अब देखिए इसको उस फॉर्मेट में लाना जो दे रखा है। अगर हम लोग यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये पूरे को कॉमन ले लें तो देखिए विस्कस फोर्स, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड एक सेकंड इसको फिर से लिख ले रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम इंटू जी ले लिए कॉमन, तो 1 माइनस बाकी सब यहाँ से कट हो गया तो ये मिला आपको रो एल डिवाइडेड बाई रो एस, कुछ ऐसा रिजल्ट। ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, अगेन ये आ गया mg 1 माइनस। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे दे रखा है, ए स्मॉल बॉल ऑफ m डेंसिटी d विस्कस लिक्विड रो दे रखा है तो यहाँ पे ये रो लिखे और ये आपको d दे रखा है तो आपको एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखा mg 1 माइनस रो बाई d, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, the surface of water in a water tank of cross sectional area 1200 centimeter square on the top of a house is h meter above the tap level. The speed of water coming out through the tap of a cross section area at 100 meter is 90 centimeter per second at the instant delta h by delta x into dimension the value of x। यानी कि अगर यहाँ पे आपके पास एक वाटर टैंक है जिसका एरिया दे रखा है और यहाँ से एक टैप है, ये यहाँ पे एक टैप जहाँ से वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है ऐसा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए मान लिए, वो दे रखा है आपको यहाँ पे 800 mm का स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ से रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है, यानी कि जो वाटर का रेट फ्लो है वो दे रखा है आपको 90 सेंटीमीटर, रेट नहीं 90 सेंटीमीटर फ्लो हो रहा है वाटर, जबकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए ये दे रखा है आपको 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि डी बाई डी क्या होगा, ये पर्टिकुलर किसी हाइट की बात कर रहे हैं यहाँ से। तो क्या हम लोग जानते हैं रेट ऑफ लिक्विड की बात करें या यहाँ पे वाटर की बात करें, लिक्विड ऑब्लिक यहाँ पे दे रखा है वाटर, तो वो बात की है, दैट इज Q, इसको Q से लिखते हैं, वो भी होता है dV बटे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू A इंटू वी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो क्या वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस, दैट इज DH बाई dt विल बी इक्वल टू A इंटू वी के बराबर। तो DH बाई dt आपसे पूछ रहा है तो DH बाई dt विल बी इक्वल टू, ये एरिया दे रखा आपको 800 mm का स्क्वायर, तो 1 मिलीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ली तो -6 स्क्वायर था, इनटू वेलोसिटी आपको दे रखा है 90
सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो -2 डिवाइडेड बाई ये एरिया दे रखा आपको 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1200 इंटू 10⁻² लिखे। जब इस वैल्यू को सॉल्व किए तो देखिए यहाँ से क्या कट हो जाएगा, -2 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, ये 2 आया, ये 3 आया, 3 तो ये मिल गया आपको 6 के बराबर, तो 6 इंटू 10⁻³ कंपेयर किए तो x की वैल्यू आ गया यहाँ पे 6 के बराबर गिवन वैल्यू से, तो ऑप्शन दिखा हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। An ideal fluid density 600 kg per meter cube flows smoothly through a bent pipe as shown in the figure that tapers in cross-sectional area from 2a/4. The pressure difference between the wide and the narrow section of a pipe is 6000 pascal. At wider section, the velocity of fluid is x/4 meter per second. What is the value of x? अगर given है यहाँ पे तो देखिए क्या बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ किया, लिख सकते हैं क्या यहाँ पे P1 प्लस हाफ, चूँकि डेंसिटी ऑफ इनकम्प्रेसिबल है, आइडियल फ्लूइड है तो डेंसिटी रिमेन सेम, तो रो इंटू जी इंटू H1 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर प्लस P2 प्लस रो जी H2। तो क्या यहाँ से P1 माइनस P2 प्लस रो जी H1 माइनस H2 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये ग्राउंड लेवल पे आ गया तो H2 क्या हो गया 0, P1 माइनस P2 का वैल्यू दे रखा है, V2 हम लोग से V1 पूछ रहा है तो V2 के बारे में पता कर सकते हैं किससे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का हेल्प लिए। तो क्या होगा भाई A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। पहले यहाँ एरिया A है, वेलोसिटी V1 है, सेकंड केस में एरिया हो गया A/4 है एरिया, वेलोसिटी हो गया V2। तो क्या यहाँ से V2 के बारे में लिख सकते हैं 4V1 के बराबर, चूँकि यहाँ पे एरिया दे रखा आपको A/4, तो V2 की जगह पे पुट कर सकते हैं ऐसे ही, हाफ ऑफ रो V2 की जगह पे वैल्यू आ गया 4V1 स्क्वायर, तो 16V1 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर, तो ये आ गया 15V1 स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को पुट किया है, ये दे रखा है आपको 6000 P1 माइनस P2 प्लस रो GH। तो डेंसिटी यहाँ पे देखिए, डेंसिटी दे रखा है 600 kg पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी लिख लिए 600 इंटू जी का वैल्यू कितना है 10 की वैल्यू, जब यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 6000 पे ये वैल्यू पुट किया तो आ गया 15V1 स्क्वायर। तो ये 6000 प्लस 600 जब यहाँ पे सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाएगा V1 स्क्वायर की वैल्यू आ गया 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जब V1 पता किए तो V1 आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन यही V1 गिवन क्वेश्चन में दे रखा है x/4 के बराबर, तो क्या इसको x/4 लिखे, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपके पास 8, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Two tubes of radii R1 and R2 and length L1 and L2 respectively are connected in a series and a liquid flows through each of them in a straight-line condition. P1 and P2 are the pressure differences across the two tubes. If P2 is 9P1 and L2 is L1/2, then the radius of R2 will be equal to। देखिए जानते हैं हम लोग किसी भी विस्कस फ्लूइड के लिए रेट ऑफ जो फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड दैट इज, उसको लिखते हैं V इक्वल टू पाई इंटू आर की पावर 4 इंटू प्रेशर डिवाइडेड बाई 8 नीटा इंटू एल, वेयर नीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एल लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब, पी प्रेशर और रेडियस, और ये क्या होता है कांस्टेंट, ये ऑलवेज क्या मिलेगा आपको यहाँ पे कांस्टेंट। तो क्या उस बेसिस पर आप लिख सकते हैं पाई इंटू R1 की पावर 4 इंटू P1 डिवाइडेड बाई 8 नीटा L1 विल बी इक्वल टू पाई इंटू R2 की पावर 4 इंटू प्रेशर P2 डिवाइडेड बाई 8 नीटा इंटू L2। ये इससे कट हो गया, सारी वैल्यूज़ के यहाँ पे पुट करते हैं कि पहले में दे रखा है आपसे रेडियस पूछा है, रेडियाई R1 एंड R2 दे रखा है, देन द रेडियस R2। अब सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, P1 एंड P2 आर द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टू ट्यूब्स। इफ P2 इज 9P1, P2 की वैल्यू 9P1 पुट कर दे रहे हैं। देखिए क्या इसको R1 की पावर 4 ये P1 लिखे डिवाइडेड बाई लेंथ को L1 लिखे, P2 के बारे में
इसको R2 की पावर 4 प्रेशर दे रखा है 9P1 इनिशियल का, और जो लेंथ दे रखा है ये भी L1/9 दे रखा है। तो ये आपके पास आ गया 81 इंटू R2 की पावर 4। तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, R1 की पावर 4 इक्वल टू 3 इंटू R2 की पावर होल 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से R1 बराबर आ गया 3R2, तो R2 बराबर आ गया आपके पास R1 डिवाइडेड बाई 3। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ से 3। नेक्स्ट, a square aluminum shear modulus is 4 into power 10, slab of side 80 centimeter and the thickness 20 centimeter is subjected to a shearing force on its narrow face of 32 into power 4 Newton. The lower edge is riveted to the floor. The displacement of the upper edge. देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ इसकी बात करें या कोफिशिएंट ऑफ शियर मॉडुलस की बात करें तो नीटा विल बी इक्वल टू होता है विस्कस फोर्स, यानी सॉरी ये टेंजेंशियल फोर्स F/A डिवाइडेड बाई यहाँ पे स्ट्रेन की बात करते हैं, ये टेंजेंशियल स्ट्रेन की बात करते हैं, फाई आ गया। तो क्या फाई को यहाँ से पता कर सकते हैं, जो होगा ये F डिवाइडेड बाई A इंटू कोफिशिएंट ऑफ, ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ शियर मॉडुलस। फोर्स आपको दे रखा है, यहाँ पे फोर्स दे रखा है आपको 32 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन डिवाइडेड बाई शेयर मॉडुलस है 4 इंटू 10 टू द पावर 10 आ गया यहाँ पे। और एरिया दे रखा है, एरिया क्या हो जाएगा साइड का, यानी थिकनेस L इंटू बी, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -4, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दोनों दे रखा था। जब इसको सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आया आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर 5, और हम लोग जानते हैं tan फाई जो होता है वो x डिवाइडेड बाई L होता है। तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई L लिख लिए। आपसे क्वेश्चन में x पूछ रहा है तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू साइड यहाँ पे जो था लेंथ वो L लिखे, तो ये आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू ये है 80 सेंटीमीटर, तो -2 लिखे। तो ये आ गया आपके पास सॉल्व करने पे 40 माइक्रोमीटर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. Two bodies of mass m1 10 kg and m2 8 kg are connected by a large string going over a smooth light pulley on a smooth inclined plane as shown in the figure. The system is at rest. The force exerted by the inclined plane on the body of m1 will be equal to. देखिए अगर सिस्टम यहाँ पे रेस्ट पे है तो क्या टेंशन बैलेंस करेगा m2g को, एंड यही टेंशन बैलेंस करेगा m1g साइन थीटा को। ऐसा टेंशन अगर रेस्ट पे तो ये वैल्यू आ गया। तो क्या यहाँ से आप यहाँ पता कर सकते हैं कि m2g विल बी इक्वल टू m1g साइन थीटा के बराबर ये वैल्यू आ गया। m2g g से g कट हो गया, मास आपको दे रखा है m2 का वैल्यू है 8 विल बी इक्वल टू 10 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया विल बी इक्वल टू 4/5। तो पूछा है कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज नॉर्मल आपसे पूछा है। आप जानते हैं यहाँ पे ये mg और ये फोर्स आ गया आपके पास mg cos थीटा के बराबर। तो नॉर्मल पूछा गया तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। m का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है m1 है 10, g का वैल्यू यहाँ पे 10 और ये आ जाएगा 3/5 क्योंकि ये 4/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 न्यूटन के बराबर। तो ऑप्शन आया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. A curved in a level road has a radius 150 meter. The maximum speed of a car turning this curved road can be 40 meter per second without skidding. If radius of curved road is changed to 96 meter and the coefficient of friction between the tires and the road remains same, then the maximum allowed speed will be क्या होगा। देखिए जानते हैं किसी भी कर्व सरफेस के लिए tan थीटा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर के बराबर, और ये बोल रहा है यही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के बराबर हो जाता है जो कि है यहाँ पे कांस्टेंट। तो लिख सकते हैं आप वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू आर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू r1 विल बी इक्वल टू v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू r2। जी से जी भी कट हो गया। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे स्पीड दे रखा है आपको 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई ये दे रखा है आपको 150 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर पूछा है, जबकि रेडियस सेकंड केस में दे रखा है आपको यहाँ से 96 मीटर। तो यहाँ से सॉल्व किए तो v2 का वैल्यू आ गया 32 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन दिखा आपको 4।
क्वेश्चन नंबर 36, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ 60 मीटर हाई डैम एट द रेट ऑफ 72 kg पर आवर, 50% ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पूछा कितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर की। देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो पावर विल बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो क्या इसको mgh डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं। तो यही पावर आपके पास मिला। ये वैल्यू दे रखा है 72 इंटू 10⁴, लेकिन पर आवर उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जी का वैल्यू 10 है। हाइट आपको दे रखा है 60 डिवाइडेड बाई टाइम, यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू आ गया। तो इसको सॉल्व करने पे मिला 12 इंटू 10⁴ वाट के बराबर। जैसे यहाँ पे पावर आ गया 4 वाट के बराबर, तो बोल रहा है इसका 50% ही वो यूटिलाइज हुआ। तो इट्स यूटिलाइज पार्ट, इट्स यूटिलाइजेशन कितना किया गया भाई, 50% खाली हुआ। तो 50% ऑफ दिस लिख लिए। तो 12 इंटू 10⁴, इसको सॉल्व किया तो आ गया 6 इंटू 10⁴ वाट के बराबर। अब बोला कि अगर इसी की हेल्प से हम लोग 200 वाट के कितने बल्ब को ग्लो कर सकते हैं, तो n इंटू 200 वाट विल बी इक्वल टू आ गया 6 इंटू 10⁴। तो इससे कट हो गया, तो n बराबर आपके पास दिखा 300। तो ऑप्शन आ गया आपके पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, a screw gauge of pitch 0.25 mm is used to measure the diameter of a uniform wire of length 7.6 cm. The main scale reading is 2.5 mm and circular scale reading is 8. The calculated curved surface area to appropriate significant figure क्या हो, जबकि स्क्रू गेज क्या दे रखा है आपको। देखिए अगर हम लोग बात करें तो लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज के केस में, इन केस ऑफ स्क्रू गेज तो पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच दे रखा है आपको 0.25 mm डिवाइडेड बाई ये दे रखा है आपको 25 डिवीजन, तो यह आ गया 0.01 mm के बराबर। जैसे आपको लीस्ट काउंट मिला तो डायमीटर पता करने के लिए फार्मूला जानते हैं हम लोग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग क्वेश्चन में दे रखा है 2.5 mm, तो 2.5 लिखे, प्लस सर्कुलर स्केल दे रखा है 8 इंटू इसको 0.01 से मल्टीप्लाई किए, ये भी mm में है। तो ये आ गया आपके पास 2.58 mm के बराबर, ये वैल्यू आ गया आपके पास डायमीटर। तो पूछा क्या कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एल के बराबर, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू डायमीटर दे रखा आपको 2.58, ये mm में है। और जबकि लेंथ आपको दे रखा तो इसको क्या 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, यानी कि आ जाएगा 0.2588 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। तो जो भी कर्व्ड एरिया आएगा वो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में आएगा। जब इसको 6.156 के अप्रॉक्स में ऐसा मिलेगा आपको, जिसको हम लोग अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 6.2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। चूंकि आंसर लिखना था सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में, तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में आंसर लिखने के लिए उस नंबर के द्वारा लिखेंगे जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर हम लोग यहाँ पे डी और एल के बारे में देखें तो इसके पास 3 है, 3.14 ये तो नंबर हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखा 7.6, तो 2 है, तो आंसर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। Next, number 30, the time period of a simple pendulum is t equal to 2 pi L by G. The measured value of the length of the pendulum is 40 cm, known to be 1 mm accuracy. The time for 400 oscillation of the pendulum is found to be 200 seconds using a clock of 1 second resolution. The percentage accuracy in the determination of G using the pendulum क्या होगा ये बताना है आपको। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो टाइम पीरियड यानी कि G लिख सकते हैं आप डायरेक्ट 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर, कहाँ से उसको स्क्वायर करके लिखे तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर लिख लेते हैं, फिर रिलेटिव एरर के यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डेल्टा L बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T बाई टी इंटू क्या लिखे यहाँ पे 100, ये वैल्यूज पुट किए। तो यहाँ पे दे रखा है कि 1 mm एक्यूरेसी, तो 1 mm और नीचे सेंटीमीटर देखा तो क्या इसको 0.1 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू 40, ये आ गया सेंटीमीटर में, प्लस 2 आती है बात यहाँ पे डेल्टा T बाई टी। तो देखिए क्या हम लोग यहाँ से t की वैल्यू को लिख सकते हैं, टाइम है ये, टाइम t विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं। तो इसमें रिलेटिव एरर लिखा है तो डेल्टा t बाई टी विल बी इक्वल टू डेल्टा t बाई टी, बिकॉज नंबर ऑफ ऑसिलेशन में कोई एरर नहीं मिलेगा, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दे रखा है। तो ये वैल्यू आपको दे रखा है डेल्टा t बाई टी, 1 सेकेंड रेजोल्यूशन डेल्टा t का है, और जबकि 200 सेकेंड यहाँ पे दे रखा है आपको ये, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा
इंटू 1/200 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, सॉल्व करने पे रिजल्ट आया 1.25%। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद टाइम t एज x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। देखिए दे रखा आपको x स्क्वायर विल बी इक्वल टू at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c के बराबर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको हम लोग मैच कराएंगे, डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिला 2x इंटू dx बाई dt इज इक्वल टू 2at प्लस 2b, बिकॉज ये कांस्टेंट तो जीरो हो गया, तो 2 कट हो गया, तो x क्या इसको वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, v विल बी इक्वल टू at प्लस b के बराबर। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इसको रिलीज किया, इसका डिफ्रेंशिएशन तो dv बाई dt प्लस v इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dx बाई dt, क्या किया प्रोडक्ट रूल का यूज़ किया, फिर यहाँ डिफ्रेंशिएट किया तो a आ गया, बिकॉज t का 1 हो गया, b का यहाँ पे कांस्टेंट तो 0 हो गया, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, x इंटू इसको एक्सलेशन a मान लिए, और ये आ गया आपके पास a माइनस वी स्क्वायर, तो यहाँ से एक्सलेशन आ गया a इक्वल टू a माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ऐसा कहीं पे रिजल्ट नहीं तो इसको फिर मैनिपुलेट करेंगे, क्या किए भाई, कैपिटल A इसको एक्सलेशन लिख रहे हैं, कैपिटल A मीन्स एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू a माइनस v का वैल्यू, वेलोसिटी यहाँ से लिख सकते हैं at प्लस b डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x है तो पहले x लिख लेते हैं, फिर देखिए a विल बी इक्वल टू क्या इसको ax स्क्वायर माइनस at प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, नीचे आके क्यूब, ऐसा इसलिए किया, देखो फिर ये रिजल्ट आ गया, कहीं पे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा था तो एक्स स्क्वायर जहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c माइनस, इसको ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abt डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। इसको देखो फिर से यहाँ लिखे a इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे नीचे एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करते हैं, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई किए प्लस 2abt प्लस ca माइनस, इसको ओपन किए a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2abt, ये सब इससे कट होता चला गया, तो ये वैल्यू आपके पास क्या बचा भाई, ca माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, कहाँ दिखा है ऐसा, तो ये आ गया ऑप्शन आपके पास सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मैच कॉलम 1 एंड 2, एक्स टी ग्राफ और वी टी ग्राफ। देखो यहाँ पे x प्रोपोर्शनल टू तो टी स्क्वायर दिख रहा है, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी विल बी इक्वल टू v बराबर आ जाएगा 2t, यानी a का होना चाहिए कुछ ऐसा ग्राफ, तो a का सेकंड होना चाहिए, a का सेकंड दिखा आपको। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे c की बात करें, देखो यहाँ पे x कैसा है, यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो x बराबर यहाँ से लिख सकते हैं kt, तो यहाँ पे v इक्वल टू dx बाई डी टी बराबर, यहाँ पे k आ गया कांस्टेंट, फिर x डिक्रीज किया, तो यहाँ पे c का तो थर्ड होना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है। फिर अगेन d का देखें तो एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ में अगेन ये कांस्टेंट, तो a का तो फर्स्ट होना चाहिए, मतलब d का यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं, a का सेकंड, d का फर्स्ट और b का a का c का थर्ड, d का फोर्थ, चेक कर लेते हैं भाई। देखिए क्या दिखा आपको a का आया था, d का दिखा आपको फर्स्ट, तो d का फर्स्ट यहाँ दिख रहा है सेकंड एंड थर्ड में, c का दिखा था हम लोगों को यहाँ पे थर्ड, तो यही ऑप्शन दिखा, b का था फोर्थ, तो ऑप्शन आ गया आपके पास 3, डायरेक्ट आपने टिक किया, ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 3। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके पास, फिर से इसको देख लेते हैं, ऑप्शन आपके पास दिखेगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, from a tower of height h a particle is thrown vertically upwards with the speed u, the time taken by the particle to hit the ground is n minus 1 times that time it to reach the highest point of its path, the relation between h u। देखिए क्या बोल रहा कि ऐसा कोई हाइट ऑफ द टावर है h, जहाँ से एक पार्टिकल जिसका कैपिटल हाइट h दे रखा है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में किसी स्पीड u से, ये पार्टिकल किसी हाइट तक गया, फिर आके ग्राउंड पे यहाँ पे स्ट्राइक किया,
तो मान लेते हैं यहाँ तक आने का समय इसके पास t1 है, जबकि यहाँ तक पहुँचने का समय इसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट की बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू u बाई जी के बराबर। इस पॉइंट को a बोल देते, इस पॉइंट को b, इस पॉइंट को c बोल दिए। तो टाइम ऑफ एसेंट यानी कि टाइम फ्रॉम a टू b दे रखा है आपको, यहाँ पे u बाई जी आपने पता कर लिया अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर देखिए क्या यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। रेफरेंस इसको माने उसके नीचे है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस एच इस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव माने, ये टाइम ले रहे हैं t1 तो यहाँ t1 लिखे माइनस, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ये पॉजिटिव तो g क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इसको क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ जी t1 स्क्वायर। फिर इसकी क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। अगेन ये देखिए रिजल्ट आपको क्या मिला, तो ये दिखा आपको -2h डिवाइडेड बाई जी विल बी इक्वल टू 2u बाई जी t1 माइनस ऑफ t1 स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया आपके पास t1 स्क्वायर माइनस 2u बाई जी इंटू t1 माइनस 2h बाई जी इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम का क्वाड्रेटिक मिला, तो यहाँ लिखे सीधाचार का फार्मूला, तो माइनस b, तो 2u बाई जी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह पे 2u बाई जी का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4ac, तो माइनस 4ac की जगह पे 2h बाई जी डिवाइडेड बाई 2a, और यही वैल्यू t1 बोल रहा है कि n माइनस 1 टाइम्स है टाइम ऑफ द एसेंट, यानी कि n माइनस 1 टाइम्स हो गया u बाई जी के, वो जो कि टाइम था यहाँ पे मैक्सिमम रीच तक पहुँचने का, ये वैल्यू आपको दे रखा है। तो देखिए यहाँ से क्या और कर सकते हैं भाई, 2u बाई जी प्लस माइनस, यहाँ से लिखे क्या, यहाँ से देखिए 4 कॉमन आएगा, 4 अगर यहाँ से है तो बाहर आने पे 2 लिखा है, तो अंडर रूट बचा आपके पास u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, 4 कॉमन लिए तो ये मिल गया प्लस 2h बाई जी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू यू बाई जी। के पास 2u बाई जी प्लस माइनस 2 अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो क्या कि देखिए यहाँ से अगर हम लोग 2 2 2 सब कट करते चले जाएं तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ से u बाई जी और प्लस इसको इधर ट्रांसफर कर ले रहे हैं माइनस n माइनस 1, या फिर इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, फिर से देखो इसको उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इसको इधर लिख ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास n u बाई जी माइनस यू बाई जी, इसको भी इधर ट्रांसफर कर दिए तो माइनस यू बाई जी विल बी इक्वल टू आपके पास आ गया अंडर रूट यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी के बराबर। फिर देखिए यहाँ से लिखा तो आपने n माइनस 2 ये आ गया u बाई जी का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं ऐसे, ताकि यहाँ से रूट हट जाए, तो लिखेंगे यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। फिर देखिए यहाँ से रिजल्ट आ गया आपके पास क्या, n माइनस 2 का होल स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2h बाई जी। यहाँ से यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, जैसे कॉमन लेंगे तो यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसके जस्ट बाद लिख रहे हैं, तो ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा n माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2h बाई जी। एक जी से जी भी कट हो गया, यू स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा दिए, तो एक बार a प्लस बी के साथ लिखे और एक बार a माइनस बी की तरह से लिख लिए, विल बी इक्वल टू ये आ गया आपके पास 2gh। तो देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, यू स्क्वायर n माइनस ये हो गया 1 के बराबर, ये आ गया n माइनस 3 विल बी इक्वल टू 2gh। तो ऑप्शन आपको दिखा यू स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 3 इक्वल टू 2gh, तो ऑप्शन विल बी 2। नेक्स्ट Question number 42, a ball is projected from the ground with a speed of 4 meter per second at an angle theta with horizontal so that its range is twice of maximum height। तो देखिए हम लोग जानते हैं रेंज विल बी इक्वल टू 4h cot थीटा के बराबर मैक्सिमम हाइट, या फिर क्या यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा विल बी इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ पे बोल रहा कि जो ट्वाइस ऑफ द रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट के बराबर है, यहाँ पे 4h डिवाइडेड बाई 2h विल बी इक्वल टू 2, तो tan थीटा यहाँ से आ गया 2 के बराबर, तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट 43,
A bead is moving on a circular wire frame of radius r is equal to 18 centimeter. If velocity given to a bead, its lowest point is v is equal to under 7 gr by 2. Then height at which normal reaction exerted by frame on the bead will be 0. तो हाइट पूछ रहा है क्या होगा। देखिए कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया, तो ये पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे ये पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा था, ये नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए ऐसा बोल रहा है आपसे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये एंगल थीटा दिखा आपको यहाँ से थीटा, ये अगर रेडियस आर है, ये इसका रेडियस आर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके पास वेट mg, तो हॉरिजॉन्टल से ये नॉर्मल रिएक्शन, तो एक आपको दिखा यहाँ पे रिजल्ट क्या दिखा भाई यहाँ से mg साइन थीटा साइन कंपोनेंट माइनस n विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी v लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से ये n 0 हो गया, बिकॉज n को 0 पुट करना, तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर आ गया g इंटू आर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे v को पता करना है, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे u इस पॉइंट को a मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को b मान ले रहे हैं। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर दे रखा है आपको, ये लिख रही है यहाँ पे 7 जी आर बाई 2 प्लस पोटेंशियल 0 था, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब लिखने चले तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस रेफरेंस के ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी, ये आर है। तो ये वाली हाइट पता करने के लिए आप यहाँ से क्या लिख लेंगे, इसको एच के बराबर, तो क्या लिखे हम लोग आर प्लस एच के बराबर आ गया ये वैल्यू। ठीक, ये वैल्यू आ गया। तो एम 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 कट होता चला गया, एम 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 कट होता, यहाँ से वी स्क्वायर लिख सकते थे। देखिए वी स्क्वायर का वैल्यू एम 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 कट हो गया, तो मिला आपको 7 जी आर डिवाइडेड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं वी स्क्वायर प्लस, जब 2 से इधर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 जी आर प्लस एच के बराबर, ऐसा लिख लिए। अब वी स्क्वायर का वैल्यू देखिए यहाँ पे पुट कर दिया, तो 7 जी आर बाई 2 विल बी इक्वल टू जी आर इंटू साइन थीटा। क्या साइन थीटा यहाँ से दिखेगा आपको, साइन थीटा अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर दैट इज एच डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो क्या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 2 जी आर प्लस एच के बराबर। देखिए ये आर से आर कट हो गया, तो यहाँ पे आ गया जी एच, इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं फिर से, तो 7 जी आर डिवाइडेड बाई 2, आर से आर कट हो गया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस 2 जी आर विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपके पास जी एच और प्लस जी एच। ध्यान दीजिएगा 2 जी आर इधर ट्रांसफर किए हैं, तो ये आपके पास बचा जी एच प्लस 2 जी एच, तो आ गया 3 जी एच के बराबर। ये हो गया 4, तो ये बचा आपके पास 3 जी आर बाई 2 विल बी इक्वल टू 3 जी एच, जी से जी कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, तो एच यहाँ से रिजल्ट आ गया आपके पास आर बाई 2, पूछा है फ्रॉम ग्राउंड से, तो यहाँ रेफरेंस कितना हो जाएगा, तो रेफरेंस से पूछने पे आपसे पूछा गया आर प्लस एच का वैल्यू, तो ये हो गया आर प्लस एच का वैल्यू आ गया आर बाई 2 विल बी इक्वल टू 3 आर बाई 2। आर का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 18, तो 3 बाई 2 इंटू 18, तो इससे कहिए तो ये 27 सेंटीमीटर आ गया, रिजल्ट आया आपके पास 3। Next question number 44. In the system shown the mass of 3 kg oscillates in a circular arc of amplitude 60 degree. The minimum value of coefficient of friction between mass 7 kg and surface of table to avoid skipping. तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा कि क्या वैल्यू होगा, यहाँ कनेक्टेड है। जैसे ही ये मोशन करता हुआ पर्टिकुलर किसी हाइट पे पहुँचेगा तो उस समय इसकी हाइट की बात कर सकते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर। तो यहाँ से रिजल्ट कितना बचेगा आपके पास आर माइनस एच, जबकि ये आर के बराबर है। तो क्या यहाँ पे जैसे ही परपेंडिकुलर इस समय इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, तो वी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा, ये पूछ रहा है ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने पे जिसके से टेंशन क्या होगी कि अवॉइड ना करे, ऐसा कुछ पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो देखिए क्या यहाँ से cos 37 लिख सकते हैं, cos 37 क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस एच बाई आर, और ये होता है आपके पास 4/5 इक्वल टू 1 माइनस एच बाई आर, या h बाई आर इक्वल टू 1 माइनस 4/5 इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से h आ गया आपके पास r/5 का वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा उतना ही इसके पास गेन होगा, तो एम जी एच, और h की वैल्यू है आपके पास r/5 इंटू एम जी के बराबर, तो m से m कट हो गया, तो v स्क्वायर यहाँ से रिजल्ट आ गया आपके पास, v आ गया आपके पास 2g r डिवाइडेड बाई 5। और जैसे 2gr मिला
तो क्या इस केस में आप यहाँ बता सकते हैं कि जब ये पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इसके पास आ गया mg t माइनस mg, यानी कि इस केस में क्या आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं t माइनस mg टेंशन ऐसा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, या t माइनस क्या लिख सकते हैं आप t माइनस mg विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से टेंशन विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर और प्लस mg के बराबर क्या करें, जितना टेंशन इसके पास होगा यही तो इसके फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा, तो वही टेंशन की वैल्यू यहाँ पे पता करें कि पर्टिकुलर जब ये ऑसिलेट करेगा तो कितना यहाँ पे इसके पास स्पीड होगा जब यहाँ से प्रोजेक्ट करे, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, इनिशियल इसके पास वेलोसिटी है v मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 के बराबर। वही रिजल्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, तो t विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाई आर, वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपके पास 2gr डिवाइडेड बाई आ गया 5 और प्लस mg, तो यहाँ से r कट हो गया तो ये हो गया 2mg बाई 5 प्लस, तो देखिए यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू 2mg बाई 5 प्लस mg, तो ये आ गया आपके पास 7/5 ऑफ mg, यही होगा किसके बराबर म्यू इंटू mg के बराबर। ये इसका मास अलग है, इसका मास अलग दे रखा है आपके पास, तो इसको देखो यहाँ से म्यू इक्वल टू सॉल्व किए तो 7/5, इसका मास है आपके पास 3 इंटू 10, जबकि इसका मास दे रखा है आपके पास 7, तो ये इससे कट हो गया, तो ये आ गया म्यू इक्वल टू 0.6। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट question number 45, if a particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r with a centripetal force then total energy। देखिए अगर आपके पास सेंटीपिटल फोर्स है तो क्या इस फोर्स को आप लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल टू माइनस के बाई 4r स्क्वायर। क्या किया यहाँ से हाफ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हाफ mv स्क्वायर, एक r से r कट हो गया तो -1/2 इंटू के बाई 4r, ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि आ गया -k/8r के बराबर। ये आपको मिल गया हाफ mv स्क्वायर, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू -k/8r। अब देखिए यहीं पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू du/dr के पास, क्योंकि हम लोग जानते हैं df पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई du/dr, चूँकि फोर्स लिखते हैं तो क्या यहाँ से फोर्स के देखिए एक बार फिर से लिख ले रहे हैं, सिंस F इक्वल टू जानते हैं du/dr के बराबर और फोर्स यहाँ पे दे रखा है आपको -k, तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं du इक्वल टू F इंटू dr, तो du इक्वल टू फोर्स का वैल्यू पुट कर दिए -k डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर इंटू dr, इंटीग्रेट किए तो u का रिजल्ट आ गया आपके पास -k/4 बाहर कर लिए, ये हो गया r के पावर -2 इंटू dr, तो u इक्वल टू -k/4, ये इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो ये वैल्यू आ गया -2 + 1 माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया आपके पास प्लस का k/4r। तो टोटल एनर्जी क्या होता है भाई, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट किए तो माइनस का k/8r और प्लस ये आ जाएगा k/4r। तो टोटल एनर्जी का जो वैल्यू आया, टोटल एनर्जी का जो वैल्यू है -k/8r प्लस k/4r। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को, जब भी फोर्स की बात करें सेंटीपिटल फोर्स तो ये वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। दूसरी बात सेंटीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को प्रोवाइड कराता है, जो बता रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज एक पॉजिटिव टर्म होता है। अगर पॉजिटिव टर्म है तो इसको आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे पॉजिटिव करके, यानी कि प्लस का k/8r, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है जिसपे सेंटीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो माइनस साइन आता है, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस माइनस क्या यहाँ प्लस कर देगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो पहले अप्रोच था उसी की बात कर रहे हैं, उसको फिर से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे माइनस, ये प्लस था और इस वैल्यू को जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अगेन आप इसको प्लस लिखेंगे और इस पॉइंट पे आपको क्या लिखना होगा माइनस, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव टर्म होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव टर्म हो सकता है। दैट इज कितना आया k/4r। यहाँ से आपने 8r क्या ले लिया कॉमन, जैसे आपने 8r यहाँ पे कॉमन लिया तो ये वैल्यू आपके पास बचा k और ये आ गया आपके पास -2k के बराबर, तो रिजल्ट आ गया -k/8r। तो ऑप्शन दिखा आपको 4।
तो ध्यान देना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो नेगेटिव टर्म आ रहा था उसको क्या लिखना है, पॉजिटिव टर्म, बिकॉज ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। सेंटीपिटल फोर्स के आगे अगर नेगेटिव साइन है तो ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करे, जबकि पोटेंशियल एनर्जी बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन तो उसको पुट करना होगा। ठीक है, तो ये था आज आपका डिस्कशन। थैंक यू सो मच।